गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराग सिंह। दोस्तों, मैंने 2 दिन से वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो सबसे पहले तो मैं आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं दे देता हूं। अभी होली बीत चुकी है और होली पर मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया मैं। तो आइए आज से बायोलॉजी के हम क्लास शुरू करेंगे और बायोलॉजी में यानी साइंस में जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। हमने अभी तक हिस्ट्री पूरी ख़त्म कर लिया है, पॉलिटी पूरी ख़त्म कर लिया है, अब हम बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं बायोलॉजी में पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर यानी दांत का जो ऊपरी भाग हो किसका बना होता है? उपास्थि यानी कार्टिलेज का, इनेमल का, डेंटाइन का या डेंटीन का या काइटिन का। बताइए आप लोग, दांत का ऊपरी शिखर किसका बना होता है? तो दांत का ऊपरी शिखर बना होता है सी, डेंटाइन या डेंटीन या डेंटाइन का। ठीक है, दांत का ऊपरी शिखर जो बना होता है डेंटीन का बना होता है, जबकि दांत का बाहरी भाग जो होता है वो एनेमल का बना होता है। और एनेमल जो है वो बहुत ही मजबूत, शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। ठीक है, एनेमल। लेकिन दांत का ऊपरी शिखर डेंटीन या डेंटाइन का बना होता है। ठीक है, सेकंड प्रश्न पे आ जाते हैं, बी पे। सेकंड प्रश्न है, स्टार्च किससे संबंधित है? स्टार्च या स्टार्च जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टार्च किससे संबंधित है? ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, सुक्रोज से या गैलेक्टोज से? तो स्टार्च किससे संबंधित है? आइए देखते हैं। स्टार्च संबंधित है ए अर्थात ग्लूकोज से। स्टार्च ग्लूकोज से संबंधित है। ठीक है, और आपको बता दूं स्टार्च ग्लूकोज से संबंधित है और इससे रासायनिक सूत्र जो इसका होता है स्टार्च का, ग्लूकोज का जो होता है, स्टार्च ग्लूकोज से संबंधित है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12। ऐसे देखिए, C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है ग्लूकोज का सूत्र बताइए। और आपको मैं बता दूं फ्रक्टोज क्या होता है। तो फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। अगर दुनिया में कोई प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी चीज़ है तो वो फ्रक्टोज होती है। ठीक है, और ये शहद में पाया जाता है फ्रक्टोज। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा अगर कुछ होता है तो वो होता है सैकरीन। लेकिन इसकी समस्या एक ये है कि इसमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, सैकरीन में ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, और बाकी आपको जैसे सुक्रोज हो गया उसको भी देख लीजिएगा। और गैलेक्टोज के बारे में आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि गैलेक्टोज क्या होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होती है। गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होती है। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीसरा। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन B12? तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसको हम सभी जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक नाम क्या है? वो है थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइए, तो थायमिन है। और ये पाया किस में जाता है? फल में, चावल में, अंडा में, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज में पाया जाता है विटामिन B1। तो इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि अंडे भी खाएं, चावल भी खाएं और साथ ही सोयाबीन हो, अंकुरित अनाज हो, ये सारी चीज़ें खाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन ए के बारे में बता देता हूँ। विटामिन ए कोर का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? विटामिन ए, रेटिनॉल। और अणु सूत्र इसका जो होता है C2OH2 और OH। ठीक है, ये विटामिन ए किस में पाया जाता है आपको बता दूं? गाजर, हरी पत्तेदार सब्जी, पपीता, पका आम, फल, दूध, अंडा इत्यादि में। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वह है एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग दूर होता है। और इसमें मिलता किस में है? नींबू में, संतरा में, मौसमी में, आंवला, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है,
और गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। अगर विटामिन सी को हम गर्म करते हैं तो ये विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और अंतिम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसके सारे पार्ट के बारे में बता दिया आपको। विटामिन B12 जो है वो उसको बोलते हैं साइनो, उसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। आप लोग जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा। विटामिन B12 को हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन। और इसमें कोबाल्ट यानी कोबाल्ट जो धातु है पाई जाती है और यह आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, चूंकि कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट बहुत महत्वपूर्ण धातु है और वो जो है प्रोटीन के निर्माण और संश्लेषण में सहायक होती है। अब बता देता हूँ B12 पाया किस में जाता है, तो ये मांस में पाया जाता है। कलेजी जो होती है, आपने देखा होगा जो लोग चिकन उकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो उनमें कलेजी में पाया जाता है, दूध इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, नहीं ब्लड की कमी हो जाती है। और वर्षा के जल और समुद्र के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। अगला आ जाता है चौथे प्रश्न पे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो स्कर्वी रोग है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन डी? अभी मैंने आपको ये इस प्रश्न का आंसर बता दिया है वैसे। तो विटामिन जो स्कर्वी रोग होता है वो होता है किससे? वो होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, और विटामिन सी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और जितने खट्टे फल हैं उसमें पाया जाता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगले पांचवें प्रश्न पे आ जाते हैं। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन होता है, क्या होता है? हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है या पोषक तत्व होता है? पेप्सिन क्या होता है बताइए? तो पेप्सिन होता है, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। और पेप्सिन के बारे में और आपको बता दूं, ये प्रोटीन को पेप्टॉन्स में परिवर्तित करता है। प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलने का काम पेप्सिन करता है। और सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं, जैसे ये पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंजाइम हैं वो क्या हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है। ग्लूकोज जो होता है उसका ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ से होता है? यकृत में, यानी लीवर में होता है। किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? संग्रह कहाँ होता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन तो होता है यकृत के द्वारा, लेकिन उसका संग्रह कहाँ होता है? यकृत में, लीवर में। यकृत यानी लीवर, तिल्ली यानी स्प्लीन, यकृत तथा मांसपेशियों यानी लीवर एंड मसल्स, और ए और बी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात यकृत। जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है यकृत में, वो उसका संग्रह जो होता है वो यकृत में और पेशियों में होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित होता है। यकृत सबसे बड़ा एक्स्ट्रोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग हो जाता है, आपको पता है। और लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है, याद रखिएगा, लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत के बारे में, लीवर के बारे में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। अगर कोई टॉक्सिक चीज़ आपके शरीर में जाती है तो उसको विषहीन बना के उसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ है कि यकृत में क्या बनता है? यूरिया बनता है। ओल्ड आरबीसी को नष्ट करने का काम यहाँ होता है। ठीक है, पुराना जो आरबीसी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ और कि यकृत में ही कुछ विटामिन संचित होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के का जो संग्रहण है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके एक चीज़ तिल्ली के बारे में बता देता हूँ। तिल्ली को स्प्लीन बोलते हैं और यह शरीर का ब्लड बैंक होता है। क्या होता है? ब्लड। आपको ऐसे पूछा जा सकता है शरीर का ब्लड बैंक कौन होता है? तो तिल्ली होता है। तिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, आरबीसी का कब्रगाह भी इसी को बोलते हैं। आरबीसी का कब्रगाह भी तिल्ली को ही बोलते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। सातवें प्रश्न पे आ जाते हैं।
वह कौन सा तत्व है जो दांत की इनेमल को कठोर बनाता है? दांत की इनेमल को कठोर बनाने का काम कौन करता है? कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम। इस प्रश्न का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए आप लोग। इसका उत्तर हो जाएगा बी, दांत के इनेमल को कठोर बनाने का काम करता है फ्लोरीन। ठीक है, तो दांत के इनेमल को कठोर बनाने का काम करता है फ्लोरीन। दंत इनेमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है, और फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, 7वें के बाद 8वें प्रश्न पे आ जाते हैं। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? जो पित्त होता है यानी बाइल होता है, पित्त को इंग्लिश में बाइल बोलते हैं। ठीक है, BILE, बाइल। तो बाइल का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, या पाचन तथा शोषण, वसा का इमल्सन करना। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। यहाँ शोषण हेतु वसा का, शोषण हेतु वसा का, शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो आपको बता दो पित्त का जो मुख्य काम होता है वो होता है डी, अर्थात पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ठीक है, पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलाइट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाए जाते हैं। तो पित्त का काम क्या होता है? पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। 9वें प्रश्न पे आ जाते हैं। जनन क्षमता यानी फर्टिलिटी। ठीक है, जनन क्षमता यानी अपने जैसे बच्चे पैदा करने की क्षमता। फर्टिलिटी में कमी किस विटामिन के कारण होती है? यानी जो लोगों में फर्टिलिटी बच्चे पैदा नहीं होते हैं उनमें किस विटामिन की कमी होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, युवाओं के लिए जानकारी का एक बड़ा जानकारी का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है कि उनको अगर फर्टिलिटी, जैसे महिलाओं में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो या पुरुषों में, तो वो किस कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी, विटामिन के की कमी, या विटामिन ई की कमी? तो इसका आंसर है विटामिन ई की कमी के कारण, विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता यानी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो आपको मैं बता दूं कि पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई के कारण होती है। और पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी कौन से? पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? बी एंड सी जो है पानी में घुलनशील हैं, जबकि वसा में घुलनशील बाकी बी और सी को छोड़ के बाकी सारे के सारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, सारे वसा में घुलनशील हैं, जबकि पानी में घुलनशील विटामिन 2 हैं, बी और सी। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि विटामिन ई किससे किससे प्राप्त होता है और मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि सब लोगों को इसके सही तरीके से सेवन का भी जानकारी मिले कि जनन क्षमता बढ़ाने के लिए लोग क्या करें। ओके, 10वें प्रश्न पे आ जाते हैं। विटामिन की खोज किसने की है? विटामिन की खोज किसने की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। इस प्रश्न को समझ लीजिए, विटामिन की खोज किसने की? लूनिन ने, फंक ने, सुमनर ने या स्टैंगर ने? तो आपको मैं बता दूं कि विटामिन की खोज की थी फंक ने। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें। और ये बायोलॉजी की पहली क्लास है और पहली क्लास से ही हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिनों के अंदर हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद अन्य जो पार्ट हैं साइंस के उसमें आएंगे। ठीक है, बहुत दिन नहीं लगाएंगे क्योंकि आने वाले समय में बहुत एग्ज़ाम हैं। उन सारे एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए, वनडे एग्ज़ाम को अपने ध्यान में रखते हुए हम जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे और पूरा अंदर तक घुसकर ख़त्म करेंगे। 10वें के बाद 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं। डीएनए में होते हैं, मैं जहाँ लिख जाए ना वो टाइपिंग मिस्टेक होती है कि लिखते समय मैं का मैं लिख जाता है इसमें। तो डीएनए में होते हैं, क्या होते हैं? एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, न्यूक्लियोटाइड्स। बताइए डीएनए में क्या होता है? तो डीएनए बने होते हैं किससे? न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। डीएनए बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। और आपको मैं बता दूं कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, और ये सारा चलता हुआ है रहेगा। तो डीएनए में कितने होते हैं? डीएनए में
डीएनए होते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ठीक है, 12वें प्रश्न में आ जाते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? ये हम बिल्कुल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? मोनो मीन्स होता है दो, सैकेराइड के पार्ट उसमें हो। कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जिसमें दो मोनोसैकेराइड हो? तो आपको मैं बता दूं कि सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, उपयुक्त सभी। जैसे कि साफ साफ समझ आ रहा, मोनो मीन्स होता है दो, तो इसमें जो है मोनो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड कौन है? वो हो जाएगा बी, अर्थात हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हैं। ग्लैक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज वगैरह आते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली आपको ये आंसर इसका देना है। और 13वें प्रश्न पे अब आ जाते हैं। यकृत यानी लीवर द्वारा बनाया गया पित्त यानी बाइल, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, पित्ताशय को गॉल ब्लैडर बोलते हैं, में किसके द्वारा पहुंचता है? यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? हिपैटोगॉल डक्ट के द्वारा, हिपैटी डक्ट के द्वारा, सिस्टिक डक्ट के द्वारा, या हैपेटिक डक्ट के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। बहुत टफ ये समझ आ रहा है ना? तो यकृत द्वारा बनाया गया जो पित्त है वो पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? वो पहुंचता है सिस्टिक डक्ट के द्वारा। ठीक है, डक्ट मीन्स एक प्रकार की नस समझ लें, जिसके द्वारा एक प्रकार के शरीर के अंदर की नस जिसके द्वारा यकृत से पित्त पित्ताशय में पहुंचता है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। 13वें के बाद 14वें प्रश्न पे आ जाते हैं। लेकिन कौन में से कौन सा डाइसैकेराइड है? डाई मीन्स दो, सैकेराइड मैंने आपको वहां पर मोनो मीन्स दो बता दिया था क्या? मोनो मीन्स वन होता है सिंगल, डाई मीन्स दो होता है, डाइसैकेराइड। तो डाई निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रिन, गैलेक्टोज या माल्टोज। तो कौन सा डाइसैकेराइड है? तो डाइसैकेराइड है डी, अर्थात माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है। ठीक है, 15वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण यानी सिंथेसिस संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? इंसुलिन के लिए, एस्ट्राडियोल के लिए, ग्लाइकोजन के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो किसके लिए संश्लेषण के कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो वो होता है एस्ट्राडियोल के लिए, के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। अब आपको मैं बता दूं कि इंसुलिन का निष्कर्षण यानी जो निकलता है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? वो अग्न्याशय से। इंसुलिन का निकर्षण जो होता है अग्न्याशय से होता है, और इसकी कमी से चीनिया रोग यानी डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, किसकी? इंसुलिन की कमी। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से, याद रखिएगा अग्न्याशय से निकलता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इंग्लिश में डायबिटीज, हिंदी में चीनिया रोग। और इंसुलिन लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। लीवर जो है यकृत में ग्लूकोज इंसुलिन किस रूप में वो रहता है, संचित रहता है? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, 16वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है यानी दूध से संबंधित जो प्रोटीन है कौन सा है? लैक्टोजन, मायोसिन, कैसीन या रेनिन। तो दुग्ध प्रोटीन कौन सा है? वो सभी जानते हैं कि दुग्ध प्रोटीन होता है कैसीन। कैसीन को बोलते हैं दुग्ध प्रोटीन। दूध का रंग उजला कैसीन प्रोटीन एवं पीला जो होता है वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। याद रखिएगा, दुग्ध का रंग दो तरीके का होता है, एक तो सफेद होता है, तो सफेद किसके कारण होता है? वो होता है केसीन प्रोटीन के कारण, केसीन प्रोटीन। ठीक है, और जो पीला पीला थोड़ा हो जाता है वो आप देखेंगे तो वो किसके कारण होता है? वो होता है कैरोटीन के कारण, कैरोटीन। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि लैक्टोजन जो होता है तो यह छोटी आंत से स्रावित होता है और लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लूकोज में ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। कौन? लैक्टोजन जो है वो क्या करता है? वो छोटी आंत से स्रावित होता है और लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में परिवर्तित करता है। इसके अलावा कैसीन के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं
कि दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। जो कैसीन है वो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलने का काम करता है। और एक चीज़ और कि एडल्ट मनुष्य में अगर रेनिन एंजाइम की कमी होती है, कौन से एंजाइम? रेनिन एंजाइम की अगर कमी होती है, किसमें? एंजाइम की अगर कमी होती है एडल्ट मनुष्य में, तो उसकी कमी से क्या होता है कि दूध पचाने में दिक्कत होती है उसको। दूध वो पीता तो है लेकिन पच नहीं पाता, पेट खराब होता है। 17वें प्रश्न पे आ जाते हैं। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल को बोलते हैं जिसके द्वारा हमारा खाना मुंह से शुरू होकर पेट में जाता है, उसको बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? थोड़ा सा टफ प्रश्न लग रहा है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न था इसीलिए रखा गया है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? यानी प्रोटीन जो है आहार नाल के कहाँ पर अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। ठीक है, निम्नीकरण मीन्स टूट जाना। तो प्रोटीन कहाँ पर अमीनो अम्ल में टूटते हैं? छोटी आंत में, कोलन में, स्टोमक मीन्स होता है पेट। ठीक है, स्टोमक या सीकम में। तो आपको मैं बता दूं कि आहार नाल के किस भाग में, अगर आहार नाल के छोटी आंत भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में टूटना का कार्य संभव होता है। ठीक है, ओके। 18वें प्रश्न पे आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 18वां। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ठीक है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन ए, बी, डी या ई? तो आपको मैं बता दूं इसका आंसर सिंपल सा हो जाए, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। किसमें? मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मानव मूत्र या क्या बोलते हैं, यूरिया वगैरह पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। और मछली के लीवर में विटामिन डी पाया जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि अगर आपको जो है स्वस्थ रहना है तो थोड़ी मछली भी खाया कीजिए। तो मछली के जो लीवर है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। 18वें के बाद 19वें प्रश्न पे आ जाते हैं। रेनिन का स्रावण करने वाला अंग कौन सा है? रेनिन जो है वो कहाँ से निकलता है, किस अंग से निकलता है? श्रावण में होता है उत्सर्जन होना, कहाँ से वो निकलता है? तो यकृत से, अमाशय से, वृक्क से या उपरिक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि रेनिन का स्रावण कहाँ से होता है। तो रेनिन का जो स्रावण होता है वो होता है स्टोमक से, यानी अमाशय से। रेनिन जो एंजाइम है वो कहाँ से निकलता है? वो निकलता है स्टोमक यानी अमाशय से। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ कि किडनी के बारे में, कि मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है? आप सबको पता है किडनी की संख्या होती है 2। और साथ ही इसके बारे में एक चीज़ और कि इसमें यूरिया बनती है। किडनी में क्या बनता है? यूरिया बनता है। ठीक है, और किडनी के फंक्शनल जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं क्या? किडनी की फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन। याद रखिएगा, किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन मिलता है यानी कौन से ये पशु पक्षी या फिर कौन सा जानवर है, जीव है जिसमें पुनरुद्भवन मिलता है, यानी उसके दोबारा उस चीज़ें बन जाती हैं। पुनरुद्भवन में रीजेनरेट हो जाती हैं। कॉकरोच में, खरगोश में, मक्खी में या प्लेनेरिया में? तो आप लोग बताइए किस जीव में पुनरुद्भवन की क्षमता मिलती है? तो वो मिलती है डी अर्थात प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया के बारे में आपको बता दूं कि प्लेनेरिया में जो रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की क्रिया देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, अगर इसको जो है कुछ पार्ट इसका काट दिया जाए तो बहुत जल्दी से वो पार्ट उसका फिर से बन जाता है। आपने एक चीज़ और देखा होगा, जैसे वो देखा होगा छिपकली को, छिपकली की पूंछ टूट जाती है, कुछ ही दिनों में छिपकली की नई पूंछ आ जाती है, देखा है ना। तो ये रीजनरेशन का ही एक रीजनरेशन ही होता है ये। तो आज के 20 प्रश्न आपको कैसे लगे? और रोज अब लगातार हम लोग देखेंगे बायोलॉजी, और बायोलॉजी से कोई भी प्रश्न छूट ना पाए ऐसे हम लोग देखेंगे, अंदर तक पढ़ेंगे। वीडियो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।